नमस्कार मित्रों। कल मैंने आपको अनुसूची की परिभाषा, अर्थ और विशेषताओं पर चर्चा की थी। अनुसूची के प्रकार बताए थे। अब मैं आज आपसे अनुसूची के निर्माण की प्रक्रिया पर चर्चा करूंगा। अनुसूची के निर्माण में हमें इन निम्न स्तरों से गुजरना पड़ता है, जैसे अध्ययन विषय का निर्धारण करना तथा यह तय करना कि विषय के किन पक्षों से संबंधित तथ्य संकलित किए जाएंगे। दूसरे चरण में यह तय किया जाता है कि समस्या के प्रत्येक पहलू से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त करनी है और प्रत्येक पहलू को कई उपभागों में भी विभाजित किया जाता है। तीसरे चरण में प्रश्नों की भाषा, वाक्यों की रचना, सारणी आदि को तय किया जाता है और चौथे चरण में बनाए गए प्रश्नों को एक व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है ताकि सिलसिलेवार सूचनाएं प्राप्त की जा सके। और पांचवें और अंतिम चरण में अनुसूची की वैधता की जांच की जाती है। इसके लिए हम एक छोटे से निदर्शन पर उसका प्रयोग करते हैं, जिससे मुख्य अनुसंधान में आने वाली कठिनाइयों एवं अनुसूची की कमियों का पता लगाया जा सके और जिन्हें दूर करके ही वास्तविक प्रयोग के लिए तैयार किया जाता है। कोई भी अनुसूची के दो प्रमुख भाग हैं, एक उसका भौतिक पक्ष और एक उसका आंतरिक पक्ष। भौतिक पक्ष, जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्रश्नावली अनुसूची क्या है? अनुसूची अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों की क्रमबद्ध व्यवस्थित सूची है, जिसे उत्तरदाता और अनुसंधानकर्ता दोनों आमने सामने की स्थिति में बैठ करके संबंधित विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो इस प्रश्नों की व्यवस्थित क्रमबद्ध सूची को हम क्या करते हैं, एक पेपर के ऊपर क्रमवार रूप से प्रश्नों को लिखते हैं। तो ये पेपर, ये जो आपका लेखनी, इन विषयों को तो हम क्या कह रहे हैं, भौतिक पक्ष। यानी जो पन्ना है जिसके ऊपर ये प्रश्न लिखे गए हैं अनुसंधान समस्या से संबंधित, वो तो क्या हो गया इसका भौतिक पक्ष। और आंतरिक पक्ष में क्या हुआ, उसके प्रश्न। तो पहले हमें इसके भौतिक पक्षों को जानना समझना होगा। तो भौतिक पक्षों में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो तो ये है उसका पृष्ठ, पन्ना जिसके ऊपर ये प्रिंट किए जाते हैं प्रश्न। तो वो पन्ने की हमें साइज का ध्यान रखना है कि वो 8x11, जो आपके A4 पेज बोलते हैं जिसको, कि आप ये फोटोकॉपी वगैरह कराने जाते हैं ना आप, तो जिस पन्ने के ऊपर वो आपको फोटोकॉपी की प्रति देता है वो है 8x11 का। यानी उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात है वो कैसा होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक होना चाहिए, ज़्यादा लंबा नहीं हो, ज़्यादा चौड़ा नहीं हो। अनुसूची हेतु जो कागज़ हम काम में लेते हैं वो कागज़ भी थोड़ा अट्रैक्टिव हो, आकर्षक हो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल जैसे अपने न्यूज़पेपर आते हैं कई, तो उनका पृष्ठ देखते हैं ना आप, अरे एक वही सैटरडे संडे का आता है, उसमें आपकी पढ़ने की लालसा ज़्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि वो आपको अट्रैक्ट करता है, उसकी लेखनी, छपाई, उसका पन्ना आपको अट्रैक्ट करता है। विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाता है। रंग क्या करते हैं, पृष्ठ क्या करता है, आदमी को अट्रैक्ट करता है। रंगीन कागज़ का प्रयोग किया जाए, सूचनाएं लिखने के लिए पर्याप्त जगह छोड़ी जाए, प्रश्न है ऊपर, प्रश्न के नीचे जगह हो ताकि हम उसका जवाब आसानी से लिख सकें। हाशिया छोड़ा जाए। अनुसूची में कागज़ की एक तरफ ही लिखा जाए, दोनों तरफ नहीं लिखा जाए, एक तरफ लिखा जाना चाहिए। जब आप आगे रिसर्च वगैरह करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ रिसर्च का काम एक पृष्ठ पे ही है, दोनों पृष्ठों पे, आगे पीछे नहीं हो रहा है। क्यों? उससे थोड़े पढ़ने में आसानी रहती है। नहीं तो पीछे के पृष्ठ का रिफ्लेक्शन पहले पृष्ठ पे आता है, उससे बड़ी एक समस्या हो जाती है। कॉलम, शीर्षक, उपशीर्षक की व्यवस्था की जाए और अनुसूची में पदों की संख्या अधिक ना हो। ये तो हो गए इसके बाह्य पक्ष। अब इसके जो आंतरिक पक्ष है उसमें महत्वपूर्ण है इसके जो प्रश्न। उन प्रश्नों के अंदर हमें किन किन बातों का विशेषतः ध्यान रखना है वो मैं आपको क्रमवार बताता हूँ। पहला और महत्वपूर्ण पक्ष है वो है प्रश्नों का आकार छोटा हो, प्रश्न थोड़े हों, स्पष्ट शब्दों में वर्णित हों,
ताकि सहजता से उत्तरदाता उनका जवाब दे सके। प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिनका उत्तरदाता को ज्ञान हो, यानी उसमें हम जो शब्द प्रयोग में लें वो ऐसे हों ताकि उसको आसानी से उत्तरदाता समझ जाए। कलिश शब्दों का उसमें हम प्रयोग न करें। जैसे एक शब्द है अलगाव, ये तो हमें आम बोलचाल का शब्द हमें समझ में आ जाता है, लेकिन उसी जगह उसी शब्द के स्थान पे मैं काम में ले लूँ विरसन, तो थोड़ी समस्या हो जाएगी आपके लिए। यानी हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करें आम बोलचाल के, जो अंग्रेजी में है या हिंदी में है पर जनमानस के मानस पटल पे बैठे हुए हैं, उन्हीं का हम प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा अपील होगी, ज़्यादा उत्तरदाता उनको समझ पाएगा। प्रश्न सारणी के योग्य हो, क्योंकि हमें तो लास्ट में क्या करना है, प्रश्नों के आधार पे एक सांख्यिकीय विश्लेषण करना है और उसके आधार पे बताना है कि क्षेत्र में इतने प्रतिशत उत्तरदाता जागरूक हैं, इतने प्रतिशत नहीं है। यानी हमें मैथमेटिकली उनका एनालिसिस करना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम ऐसे प्रश्नों जो वर्णात्मक कम हों, संख्यात्मक दृष्टि से उनके परिणाम ज़्यादा निकलते हों। प्रश्न अनुसंधान विषय से संबंधित होने चाहिए। यदि प्रत्यक्ष प्रश्न से सही उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है तो अप्रत्यक्ष प्रश्न पूछो। जैसे मान लीजिए आप भ्रष्टाचार पे अध्ययन कर रहे हैं और आपको लगता है कि हमारे संबंधित नेता तो बहुत ही ज़्यादा भ्रष्ट हैं, दुराचारी हैं, बहुत ज़्यादा पैसे का हेर फेर है, तो आप उनसे क्रॉस क्वेश्चन कीजिए कि साहब चुनाव जीतने से पहले आपके पास संपत्ति क्या थी और अब वर्तमान में कितनी है, तो इन दोनों के बीच में अगर बहुत बड़ा अंतर होगा तो आप समझ जाएंगे कि कहीं न कहीं हेराफेरी हुई है। पूरक प्रश्न किए जाने चाहिए। यदि उसी विषय पर कोई पहले से अनुसंधान हो चुका है तो उसके विशेष शब्दों एवं इकाइयों की भी हमें जानकारी होनी चाहिए। जो प्रश्न व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हैं उनको हमें नहीं पूछना है। प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिनका उत्तर देने में कम से कम लिखना पड़े, यानी या तो हम हाँ या ना वाले प्रश्न लें, या हम सही और गलत वाले क्वेश्चन लें, या हम उनसे पूछें आपकी प्रायोरिटी क्या क्या है, 10 विकल्प दे दें, उनमें से पूछें पहले विकल्प के रूप में किसे चुनेंगे, दूसरे, तीसरे, चौथे के रूप में। प्रश्नों में संदेह की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जब विचारों एवं भावनाओं से संबंधित प्रश्न करने हों तो क्यों, कब, क्या, कैसे, कहाँ वाले प्रश्न अवश्य किए जाने चाहिए। और इसके साथ साथ हमें उत्तरदाता की थोड़ी पृष्ठभूमि का भी पता होना चाहिए। उनकी आयु, लिंग, जाति के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए ताकि अध्ययन क्षेत्र में जब हम जाएं तो हमें बड़ी सरलता रहेगी। अब मैं बताता हूं आपको बहिष्कार योग्य प्रश्न। एक तो प्रश्न बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए, प्रश्न बहुत ज़्यादा जटिल नहीं होने चाहिए। जब तक अनुसंधान विषय से प्रश्न का संबंध नहीं हो हमें ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। संदेह उत्पन्न करने वाले प्रश्न नहीं पूछने हैं। असमंजस्य में डालने वाले प्रश्न नहीं पूछने हैं। प्रेरक प्रश्न नहीं पूछने हैं। आप भक्ति किया करो, आप भजन किया करो, आप 4 बजे उठ के दौड़ लगाया करो, हमें ऐसे उपदेश नहीं देने हैं। ऐसे प्रश्न भी नहीं पूछने चाहिए जिनका उत्तर अन्य साधनों से प्राप्त हो जाए। जैसे आप उत्तरदाता के पास जा रहे हैं और उत्तरदाता के पास उसके घर पे ही जा रहे हैं और आपको जानकारी लेनी है, आपने प्रश्नावली में अनुसूची में प्रश्न शामिल कर लिया कि आप कच्चे मकान में रहते हैं, पक्के मकान में। अरे भाई, जब आपने प्रवेश किया घर में तो देख लेते कच्चा था पक्का था, हैं? आप उत्तरदाता के लिंग के संबंध में जानकारी ले रहे हैं, आप पुरुष है कि स्त्री है, ये तो अंडरस्टूड है भाई। जब महिला से बात कर रहे हैं तो वो फीमेल हो जाएगी और पुरुष से बात कर रहे हैं तो मेल हो जाएगा। तो जो प्रत्यक्ष प्रश्न है वो हमें नहीं पूछने हैं। ऐसे प्रश्न जिनका संबंध अनुसंधान से नहीं है वो हमें कतई नहीं पूछने हैं। वे प्रश्न भी सम्मिलित नहीं किए जाने चाहिए जिनके सही उत्तर मिलने की संभावना नहीं है। मतलब ऐसे कुछ कन्फ्यूजन के क्वेश्चन हैं, उनको हमें कभी भी नहीं पूछना है। आगे कल मैं आपको अनुसूची से संबंधित अन्य बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। धन्यवाद।